Good morning, everybody. How are you? I hope you are healthy and fine at your place. Today, we will be explain and read chapter number 3 from history, जो कि मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है. Chapter number 3, history, the Delhi सुल्तान्स. ठीक है, आज हम दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान जो है प्री हिस्ट्री में, यानी जो सेंचुरी जब हमारे हिस्ट्री का जब समय चल रहा था तब कौन कौन से जो सुल्तान है वो दिल्ली के अंदर आए, उनके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे. तो उससे पहले जैसे बिफोर स्टार्ट द चैप्टर्स मैं आपको कुछ डिटेल्स इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन 12th सेंचुरी. दिल्ली जो है स्पेशली एक इम्पोर्टेंट सिटी के सामने, इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में हमारे सामने ओनली 12th सेंचुरी के अंदर थी, यानी 12वीं शताब्दी तक ये काफी इम्पोर्टेंट प्लेस रहा था. इट बिकेम द कैपिटल सिटी ऑफ अ किंगडम. ये एक साम्राज्य का कैपिटल भी था फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द तोमर राजपूत. यानी दिल्ली सुल्तान के अंदर सबसे पहले तोमर वंश से रिलेटिव जो राजपूत थे उन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया था और उन्होंने अपने साम्राज्य की कैपिटल यानी राजधानी भी इसको बनाया था. तोमर राजपूत गॉट डिफीटेड बाय द चौहान्स. फिर ये जो तोमर राजपूत जो थे उन्होंने चौहान्स के हाथों ये पराजित हुए थे, हार गए थे ऑफ अजमेर इन मिड 12th सेंचुरी. इसके अलावा दिल्ली के साथ साथ अजमेर में जो तोमर राजपूत थे उनको भी चौहान वंश ने जो था उन्होंने डिफीट किया था, उन्हें पराजित किया था. एंड दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर द तोमर्स एंड चौहान. और अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है उसके जितने भी कॉमर्शियल वाणिज्यिक जो एक्टिविटी थी, जिसका जो सेंटर था, केंद्र जो था वो तोमर्स और चौहान्स के समय रहा था. Many rich Jain merchants lived in Delhi who also constructed a number of temples. Coins known as the Delhi Wall were minted here and had wide circulation. यहाँ एक नॉलेज और देती हूँ कि जिस समय तोमर्स और चौहान का शासन था उसी समय काफी रिच पर्सनालिटी जो कि जैन धर्म से रिलेटिव जो व्यापारी थे वो दिल्ली में रहते थे. उसके साथ ये व्यापारी जो है वो कंस्ट्रक्ट करते थे, यानी कंस्ट्रक्ट अपन किसी चीज का निर्माण जो है उनमें मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया. कॉइन्स सिक्के जो थे वो इन्होंने बनवाए. इसी वजह से ये जो ग्रेस पीरियड जो था उनके जो सिक्के जो थे वो दिल्ली वॉल के नाम से जाने जाते थे. किसके, यानी तोमर्स और चौहान साम्राज्य के समय जब जैन मर्चेंट अस्तित्व में आए तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने कॉइन्स जो बनवाए वो दिल्ली वॉल के नाम से जाने लगा. द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी, देखो 12th सेंचुरी तक ही दिल्ली का अस्तित्व था. द बिगिनिंग 13th सेंचुरी, जब 13वीं शताब्दी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई दिल्ली के अंदर. द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली सुल्तान हु रूल्ड ओवर द वास्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो जो वास्ट रीजन जो थे उस सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही यहाँ पर दिल्ली का अस्तित्व रहा. यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिल्ली डेफिनेटली आपकी बुक में भी होगा. द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के महत्वपूर्ण शासक, इसके लिस्ट को आपको घर पे रीड करना है. आफ्टर हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है. वी विल एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हिस्ट्री द दिल्ली सुल्तान्स. द फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली. देखिए अब यहाँ पर हम जो है दिल्ली के बारे में कुछ फाइंडिंग आउट यानी उसके बारे में कुछ जानेंगे. देखिए हिस्ट्री के अंदर अगर किसी भी चीज की जानकारी हमको मिली है वो उसमें सबसे पहले नाम आता है इंस्क्रिप्शन का, कॉइन्स का, आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड जो करते हैं इंफॉर्मेशन, उसी के आधार पर हम जो है केवल एक अनुमान जो है उसको लगाते हैं.
तो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के बारे में जानकारी जो है उसको प्राप्त करना, खोजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Inscription, coins and architectures provide a lot of information, but especially significant are the stories, Tariq, the singular, Tariq, plural, most written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan. ये कहता है इंस्क्रिप्शंस होते हैं किसी दीवार को, किसी मिट्टी की तख्ती को, चट्टानों पर जो खोद कर, कुरेद कर जो लिखा जाता है, चाहे वो किसी शासक के बारे में हो, चाहे उसके अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि के बारे में हो, तो इंस्क्रिप्शन जो होता है वो किसी तिकोनी चीज से खोद करके लिखे जाने वाली लैंग्वेजेस होती है जिनको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके अलावा उस समय के सिक्के, ये इंस्क्रिप्शन, और जो आर्किटेक्चर जो उस समय थे, जो इतिहासवेता जो थे, उन्होंने जो भी हमको इंफॉर्मेशन जो है वो हमें उपलब्ध करवाई है, जिसके अंदर सब स्पेशली जो है वो हिस्ट्रीज है जिसको हम तारीख कहते हैं, और इस तारीख का जो प्लूरल होता है वो होता है त्वारीख, इसका प्लूरल होता है जिसको हम डेट्स बोलते हैं। मोस्टली रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो लैंग्वेज ऑफ पर्शियंस के अंदर लिखी गई थी, और जितना भी प्रशासन का जो काम था दिल्ली सुल्तान का वो पर्शियन लैंग्वेज के अंतर्गत ही लिखा गया था। द ऑथर ऑफ त्वारीख, ये त्वारीख नाम यानी इस शब्द का जो ऑथर था, ठीक है, उसने लिव्ड इन सिटीज, वो इस सिटीज के अंदर रहता था, मैनली इन दिल्ली, मुख्य दिल्ली के अंदर, and hardly in rural areas. They often wrote the history for the sultan in the hope of getting rewards. ये जो ऑथर ऑफ जो त्वारीख था वो दिल्ली के मिड में रहता था, और मोस्ट ऑफ जो एरियाज थे उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में लिखता था। सिर्फ एक ही लालच था कि मुझे अवार्ड मिलेगा अगर मैं इनके बारे में लिखूंगा। पहले क्या होता था, जब राजा महाराजाओं का, जब मोनार्चीज का समय था, उस समय अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी किंग को दी गई ब्लेसिंग, कांग्रेचुलेशन, बधाइयां, या उनके बारे में अगर कुछ लिख करके वो प्रस्तुत करते थे, तो उसके एवज में जो राजा होता था, जो किंग और क्वीन होती थी, वो उनको मुद्राएं देता था, या उनके पहने हुए कुछ गार्लैंड्स होते थे वो निकाल करके वो एज ए ऑनर के रूप में उनको देते थे। तो जो त्वारीख का जो ऑथर था वो सिर्फ इसी लालच के अंदर हिस्ट्री के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, और भी जो इतिहास जो था वहां का उससे रिलेटेड जो थिंग्स जो है वो सिर्फ इसी लालच के अंदर लिखता था कि उसको जो है अवार्ड मिलेगा। और उस प्रकार का जो अवार्ड पाने के जो लालच के अंदर जो उसने ये चीजें लिखी, वो इतिहास के अंदर एक बड़ा साक्ष्य बनकर के हमारे सामने आई। किसके लिए? फॉर द दिल्ली सल्तनत, सुल्तान के लिए। दे एडवाइज द रूलर टू मेंटेन एन आइडिया सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द right and the gender discrimination and the distinction, their ideas were kept secret। और इसने बहुत सारे ऐसे आइडियाज भी जो है सुल्तान को स्प्रेड किया जिसके अंदर वह अपने सोशल ऑर्डर, सामाजिक आदेशों को राइट कर सके, जेंडर डिस्टिंक्शन कर सके, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज जो उसने दिए उनको सीक्रेट मोड पर रखा गया। in 1236 रजिया सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखिए रजिया सुल्तान का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है इस हिस्ट्री के अंदर। रजिया सुल्तान जो थी वो डॉटर थी इल्तुतमिश की, जो कि दिल्ली सल्तनत से रिलेटिव किंग था। तो 1236 के अंदर रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली की शासिका के रूप में सामने आई। She was selected by her father as was more able to qualify than all her brother. At that time, nobody was happy at having a queen as ruler. She was the throne in 1200
1240, यानी ये कहता है कि 1236 के अंदर इल्तुतमिश की जो डॉटर थी, जो पुत्री थी, जिसका नाम जो था रजिया सुल्तान था, वो दिल्ली की सुल्तान बनकर के आई और इसका सिलेक्शन उसके खुद के फादर जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने इसका सिलेक्शन किया था, इसको चुना था कि भाई ये दिल्ली साम्राज्य की जो है वो रानी बने। ऐसा इसलिए किया कि जबकि इसके ब्रदर भी थे, लेकिन ये सभी भाइयों में सबसे इंटेलिजेंट थी, एबल थी, इसीलिए इसके फादर ने जो है इसका सिलेक्शन किया। लेकिन उस समय जो प्रजा थी वो इस बात से खुश नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई फीमेल, कोई औरत जो है किसी शासन को चलाए, किसी औरत के अंतर्गत वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। और बाद में इस प्रकार समाज के द्वारा इस प्रकार के जब आर्ग्यूमेंट्स मिलने लगे तो 1240 तक की, यानी 1240 तक जो है रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की सल्तनत के रूप में रही। In this series, our second point is both the expansion of the Delhi Sultanate. देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा the expansion of the Delhi Sultanate. अब ये जो दिल्ली जो सल्तनत था उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, इससे पहले इसने एक टॉपिक दिया फ्रॉम गैरिशन टाउन टू एम्पायर। किस प्रकार से गैरिशन यानी साम्राज्य जो है गैरिशन शहर से साम्राज्य के लिए विस्तार कैसे हुआ। तो साम्राज्य के लिए गैरिशन शहर का विस्तार जो है उस इन दिस सीरीज के अंदर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली सल्तनत जो थी उसका किस प्रकार से जो विस्तार हुआ है, इसके बारे में इस टॉपिक we will be explain the point of the expansion of the Delhi Sultanate। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत जो थी उसका विस्तार कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ। The control of Delhi Sultan during early 13th century generally was not beyond fortified garrison town। ये कहता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, वो अर्ली 13th सेंचुरी की जनरली जब 13th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तब तक ही था। उसके बाद ये जो गैरिशन टाउन जो था उसमें इसका विस्तार होने लगा। They depend mainly upon trade, tribute, plunder, supplies without moving the hinterland of the cities। यानी जहां जहां पर जैसे व्यापार है, ठीक है, प्लंडर है, सप्लाईज वगैरह, यानी टोटल जो मार्केट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी वो डिपेंड थी इस विस्तार के ऊपर, इस गैरिशन के ऊपर। द कंट्रोल ऑफ गैरिशन टाउन, यानी इस प्रकार का जो गैरिशन टाउन जो था इसके ऊपर जो नियंत्रण था फ्रॉम द दिल्ली का, दैट वर फार अबव ऑफ लाइक बंगाल and Sindh was extremely difficult to rebellion, war, bad weather could snap and further communication due to this further places। यानी इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो बहुत ही वेरिएबल्स था। जनरली अगर हम इसके एक्सट्रीमली डिफिकल्टीज को बात करें तो एक तो यहाँ पर रेबेलियन का मतलब होता है कि जब हम काफी उग्र मोड़ पर होते हैं, युद्ध, बैड वेदर कंडीशन जब आ जाती थी, इस प्रकार के जब कम्युनिकेशन के प्लेसेस थे, तब यहाँ विस्तार जो है दिल्ली का होने लग जाता था। और दिल्ली सुल्तान जो है वो अथॉरिटी थी, वाज आल्सो चैलेंज्ड बाय द मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड बाय द गवर्नर वर रेबेल्ड एट एनी सिंह ऑफ सुल्तान एंड वीकनेस। अब क्या हुआ कि ये जो दिल्ली सुल्तान जो थे वो हमेशा जो मंगोल जाति से संबंधित जो साम्राज्य थे उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड था। और साथ ही साथ जो गवर्नर्स जो थे, जो विद्रोही टाइप में थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की जो कमजोरियां हैं
उनको पिक करना स्टार्ट किया और उनके बारे में जानकारी ली और बाद में धीरे धीरे इस प्रकार के चैलेंजेस जो है वो दिल्ली सुल्तान के आगे सामने जो है वो क्रिएट होने लगे और इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड ड्यूरिंग रिंग ऑफ द गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद। जब जब गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक, ये जब लोग यहाँ पर आए तब तक ये साम्राज्य जो था वो चैलेंजेस के अंदर था। उसके बाद इसका जो अस्तित्व था वो धीरे इन लोगों ने फिर भी इसको विस्तार में लिया। अब यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्स्ट एक्सपेंशन। क्या आता है? फर्स्ट एक्सपेंशन यानी पहला विस्तार। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपिंग अलोंग द internal frontier of the sultans and the consolidating hinterland of the Garushan town. The forests were cleared in Ganga, Yamuna, Dog, and hunter-gatherers and the pastoralists expelled from the habit. This land was given a peasant and agriculture was encouraged and new forests and the towns were established to protect trade route of the promote peasant trade. यहाँ पर विस्तार करने के पर्पज से एक इंटरनल यानी एक अंतरराष्ट्रीय चैनल बनाने की कोशिश की गई। गंगा यमुना जो एरियाज था वहां से जंगलों को साफ किया जाने लगा। यहाँ पर हंटर गैदर पीजेंट किसान जो है एग्रीकल्चर के लिए एनकरेज किए गए। तो इस प्रकार से यहाँ एक नया विस्तार जो है वो स्टार्ट हुआ। इन दिस सीरीज द सेकंड एक्सपेंशन, दिख रहा है साफ साफ, द सेकंड एक्सपेंशन, दूसरा विस्तार। द सेकंड एक्सपेंशन occurred along the external frontier of the Sultan's military expedition into southern India started during Alauddin Khilji ruled and culminated with the Muhammad Tughlaq। जब दूसरा विस्तार जब हुआ था, एक्सटेंशन जब एक्टिव हुआ था, तो काफी सारे जो सुल्तान थे वो आंतरिक रूप से फ्रंटायर हुए, मिलिट्री जो है वो एक्सपेंडिशन की गई थी और साउथर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया था वहां अलाउद्दीन खिलजी जो थे उसने शासन किया और कुलमिनेट विद द मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है वो वहां से अपनी जगह को छोड़ करके चला गया। एंड सुल्तान आर्मीज, जितने भी सुल्तान की जो आर्मीज थी उनके जो हाथी घोड़े और भी जितने भी प्रेशियस जो मेटल थे उन सबको कैप्चर्ड पकड़ लिया गया, छीन लिया गया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक, जब मोहम्मद तुगलक का अंतिम समय चल रहा था यानी एंड ऑफ टाइम जब उसका चल रहा था, द आर्मीज ऑफ दिल्ली सुल्तान, तो दिल्ली सुल्तान की जो आर्मी थी, जो सेना थी, द दिल्ली सल्तनत हैड द मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो दिल्ली सुल्तान की जो सेना थी उन्होंने पैदल मार्च किया भारत के लगभग सब कॉन्टिनेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके हाथी घोड़े ये सब तो कैप्चर कर लिए गए थे। दे डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटी, ये पराजित हुए और इनकी जो सिटी, इनकी जो दिल्ली जो सिटी है उसको सीज कर लिया गया। द सुल्तान कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड द डिस्पेंड जुडिशस इन द रिलीम। अब उसके बाद में जब इसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहा तो किसानों मर्चेंटों से ये जो है टैक्सेस जो है, जो जस्टिस जो थे उन लोगों से जो है ये टैक्सेस जो है उसको पे करने लगे। ठीक है, yes, then today we will be explain the Delhi Sultan some view of point in this meeting। after meeting the जो भी incoming meeting है उसमें next view of point the same chapters we will be explain। okay, so I am going to end this meeting। bye everybody।